प्यारे बच्चों, हेलो बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर सरल परिपथ आज हम लोग पढ़ेंगे। सरल परिपथ सिंपल सर्किट, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आप लोग को बता चुके हैं वैद्युत चालन। अब आज आप लोग के लिए पहला वीडियो अपलोड करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है सरल परिपथ। ठीक है बच्चे, जो सिंपल सर्किट होता है, सरल परिपथ होता है, तो सबसे पहले जो वैद्युत चालन में हम लोग धारा पढ़ रहे थे, तो धारा को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई स्रोत की आवश्यकता होती है, किसी न किसी स्रोत की हमें आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे वैद्युत सेल। वैद्युत सेल जो कि पहला हेडिंग है इलेक्ट्रिक सेल। वैद्युत सेल क्या है? तो बच्चा, वैद्युत सेल के बारे में आप लोग डीपली केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, और फिर हम भी बता दे रहे हैं कि वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करके परिपथ में आवेश को सतत बनाए रखती है, सतत बनाए रखती है। उसको हम वैद्युत सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत सेल। प्यारे बच्चों, वैद्युत सेल और बैटरी ये दोनों में अंतर होता है, क्योंकि आप जैसे पिछले वाले वीडियो में वैद्युत चालन में आप लोगों को बताया था कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना, समांतर क्रम में जोड़ना, उसी तरह से ये जो वैद्युत सेल हैं इनको भी समांतर में यानी पैरेलल या श्रेणी क्रम में, सीरीज में हम लोग जोड़कर एक बैटरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जानेंगे कि वैद्युत सेल क्या है। तो वैद्युत सेल का परिभाषा है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करके परिपथ में धारा को, आवेश को सतत बनाए रखती है, उसको हम वैद्युत सेल कहते हैं। जैसे मैंने इतना ही लिखा है इसमें कि रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। कभी बहुविकल्पी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि वैद्युत सेल का कार्य क्या है, वैद्युत सेल का कार्य क्या है। तो वैद्युत सेल का कार्य यह होता है कि वैद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरण करता है। ठीक है, अब इसके बाद सेल का वैद्युतवाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, जिसको हम लोग ईएमएफ, शॉर्टकट में ईएमएफ कहते हैं, तो ईएमएफ का परिभाषा होता है कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कार्य अथवा सेल द्वारा ली गई ऊर्जा को, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कार्य, प्रवाहित कराने में या परिपथ में प्रवाहित करने, यहाँ पर प्रवाहित करने में सेल द्वारा किए गए कार्य अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं सेल का वैद्युतवाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि धारा का बात है, तो इसमें तीन कंसेप्ट चलेगा। यदि इस चैप्टर में, जैसे कि मान लो कि जब हम लोग पढ़ेंगे तो कहीं कहीं भी जो होगा वो E के बराबर होगा, और कहीं कहीं भी बराबर फार्मूला लगता है E माइनस आई आर, और कहीं कहीं लगता है कि V बराबर E प्लस आई आर। ये तीन बातें हैं। इस तीन बातों को समझने की आप कोशिश करें कि V बराबर E, जो कि नोट में लिख दिए हैं कि जब सेल खुले परिपथ में होता है, सेल जब खुले परिपथ में होता है, यानी कि सेल से कोई धारा न लिया जाए, तो उस समय
सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है वो वैद्युतवाहक बल के बराबर होता है, अर्थात V बराबर E। दूसरा, यदि सेल से धारा ले रहे हो, सेल से धारा ले रहे हो तो उस समय विभव पतन IR होता है, और उस स्थिति में कहा जाता है कि V बराबर E माइनस IR, V बराबर E माइनस IR। और यदि किसी वैद्युत स्रोत से उसको सेल को आवेशित कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, उस समय कहा जाता है कि V बराबर E प्लस IR। ये तीन कंसेप्ट आप समझते रहेंगे कि V बराबर E कब लेते हैं, बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है कि कहीं कहीं पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि V बराबर E तो कब लेते हैं। तो बस एक ही कंसेप्ट रखिए कि जब सेल से धारा न लिया जा रहा हो, और सेल से धारा तभी नहीं होता है जबकि सेल किस परिपथ में, खुले परिपथ में हो। सेल जब खुले परिपथ में हो तो सेल से कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है, और उस स्थिति में भी जो होता है वो E के बराबर होता है। ये देख रहे हैं आप तीसरा नंबर में टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, तो बच्चे टर्मिनल विभवांतर से पहले लोग विभवांतर जानते हैं। विभवांतर का परिभाषा होता है कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम कहते हैं वैद्युत विभवांतर। और ये टर्मिनल विभवांतर है तो वही परिभाषा कर रहा है किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में उन दो बिंदुओं के बीच जो ऊर्जा व्यय होती है, अथवा सेल द्वारा किए गए कार्य, सेल कितना कार्य कर रहा है, या एकांक आवेश को दो बिंदुओं के बीच लाने में जो ऊर्जा खर्च होती है, उसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। इसको भी बराबर होता है W/Q, ठीक है। और इसको वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, इसको वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। और वैद्युतवाहक बल जो है देख रहे हैं, तो वैद्युतवाहक बल का वही परिभाषा है कि एकांक आवेश को, इसको EMF भी लिखा जाता है, EMF। तो EMF का मतलब होगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो बच्चा इसमें सबसे पहले सरल परिपथ में आप लोग, जैसे ही ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में पहले तो दो हेडिंग थियरी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक हेडिंग को जब तक पढ़ा नहीं जाएगा तब तक न्यूमेरिकल क्लियर नहीं होगा। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से, थियरी की दृष्टि से इसमें दो हेडिंग इंपॉर्टेंट है। एक है किरचॉफ का नियम, एक है किरचॉफ का नियम, और दूसरा है व्हीटस्टोन सेतु। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इससे एक सवाल पूछता है, एक सवाल परिपथ बना रहेगा, फिर आगे आप लोग को वीडियो में बताएंगे। तो सवाल पूछता है, या तो वे थियरी करिए नहीं तो फिर सवाल करिए, दोनों में से कोई एक करना होता है। लेकिन निश्चित तौर पर इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल की गारंटी रहती है कि एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। और नहीं थियरी की बात करते हैं तो थियरी में या तो किरचॉफ का नियम और नहीं तो व्हीटस्टोन सेतु। तो किरचॉफ ने अपना दो नियम दिया वैद्युत परिपथ के संदर्भ में। किरचॉफ दो नियम दिए, वैद्युत परिपथ के संदर्भ में किरचॉफ दो नियम दिए। पहला नियम किरचॉफ का यह कहता है, किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि किसी संधि पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और दूसरा नियम किरचॉफ का कहता है कि यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा हो, पहला नियम किरचॉफ का पहला नियम, जैसे देख लीजिए, क्योंकि इसको अगले हेडिंग में बताएंगे, लेकिन तब तक समझा दे रहे हैं। ये देखिए किरचॉफ का पहला नियम, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से दोनों नियम इसका इंपॉर्टेंट है। तो दोनों नियम का आप लोगों को गणितीय विधि से बता दें। पहला नियम होता है कि सिग्मा आई बराबर 0, सिग्मा आई बराबर 0। और दूसरा होता है कि सिग्मा आई आर
बराबर सिग्मा ई। ये पहला नियम है और ये दूसरा नियम है। यानी ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ये सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो यानी कि कई धाराएं हो, I1 है, I2 है, I3 है, इस तरह करके ये धारा हो, तो किरचॉफ ने अपना नियम दिया। जैसे मान लीजिए कि इस बिंदु पर कई धाराएं आ रही हैं और जा भी रही हैं, तो किरचॉफ ने अपना नियम दिया कि किसी बिंदु पर ये मान लो कि इधर जा रही हैं, ये धाराएं इस बिंदु पर जा रही हैं और फिर इस तरह का ऐसे। तो किरचॉफ का पहला नियम यही कहता है कि किसी संधि पर, संधि मतलब होता है जोड़, कि किसी संधि पर जाने वाली या संधि की ओर जाने वाली और उससे वापस आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और किरचॉफ के पहला नियम को हम लोग संधि के नियम से भी जानते हैं। और किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण का पालन करता है। किसका करता है? आवेश संरक्षण का पालन करता है। दूसरा नियम किरचॉफ का कहता है कि सिग्मा IR बराबर सिग्मा ई। यानी कि यदि मान लो ये परिपथ है, ये आपका परिपथ है, ठीक है, और ये R1 और ये R2 और इसमें धारा I1 है और इसमें धारा I2 है, ठीक। या तो मान लीजिए कि I1 है, I2 है, तो यहाँ तो मान लीजिए I1 I2 इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि ये सीरीज में है, श्रेणी में है। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा तो बराबर बहती है, यानी कि इसमें भी I और इसमें भी I। लेकिन किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, यदि यहीं से कोई परिपथ अंदर निकल जाए, इधर आ जाए और यहाँ से ऐसे आ जाए, तो फिर यहाँ से जैसे ही धारा पहुंचेगी तो मान लेंगे कि इसमें जो है I1 है और इसमें जो है वो क्या है I2, और इसमें जो होगी वो धारा क्या होगी I3 होगी। क्या होगी? I3 होगी। तो किरचॉफ का नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ में यदि धारा का प्रवाह हो रहा हो तो धारा और प्रतिरोध का संगत गुणनफल का योग, धारा और प्रतिरोध, जैसे मान लीजिए कि ये हम कह सकते हैं कि यदि इसमें I3 धारा है तो कहेंगे I3 R1, ये कहेंगे I1 R2 और ये कहेंगे I1 R3। यानी कि कुल मिलाकर ये समझिए कि किरचॉफ का दूसरा नियम यह कहता है कि यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा हो तब बहने वाली धारा और प्रतिरोध का संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस सेल में उपयोग किए गए वैद्युतवाहक बल के बराबर होता है। और किरचॉफ के दूसरे नियम को हम लोग वोल्टता का नियम कहते हैं। किरचॉफ के दूसरे नियम को हम लोग वोल्टता का नियम कहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए सरल परिपथ। इस सरल परिपथ में सबसे पहले आप लोग जानेंगे वैद्युत सेल। वैद्युत सेल क्या है? तो वैद्युत सेल के बारे में आप जानेंगे कि वह युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करके परिपथ में आवेश को सतत रूप से बनाया जा सकता है, उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत सेल कहते हैं। वैद्युतवाहक बल जिसको EMF कहते हैं, तो वैद्युतवाहक बल का परिभाषा है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में किए गए कार्य अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का क्या कहते हैं? वैद्युतवाहक बल कहते हैं। इसके बाद बता दिए कि इसमें आप किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। किरचॉफ द्वारा दो नियम दिया गया। पहला नियम दिया जाता है संधि का नियम, कि किसी संधि पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरा नियम को कहते हैं वोल्टता का नियम, यानी किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो तो धारा और उसका संगत गुणनफल का योग उस सेल में न करके कहीं उस परिपथ में प्रयुक्त
किए गए, उस परिपथ में प्रयुक्त किए गए शेल के वैद्युतवाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, तो फिर कल अगला वीडियो में आप लोग को बताएंगे व्हीटस्टोन सेतु कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, क्योंकि उसकी सहायता से हम लोग जटिल परिपथ में धारा का मान निकालते हैं। ठीक है, तो फिर आप लोग पढ़िएगा, फिर कल आप लोग को लेक्चर नंबर 2 व्हीटस्टोन सेतु और उसके अनुप्रयोग पर सवाल बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।